उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद फिर एपिसोड में अवसर मिला है, वीडियो बना रहे हैं, तो आप घबराइएगा नहीं। इस पर हम बेहद फोकस करेंगे, क्योंकि जो प्राप्त जानकारी के आधार पर देखा जाए तो बहुत समय लग गया, वीडियो लगातार नहीं आ रहा था, जिसमें आप बच्चे उदास हो रहे थे। तो अब उदास होने की बारी नहीं है, अब फिर निरंतर वीडियो आपको मिलेगा। आपका जो है किसी भी प्रकार का कंपटीशन लेवल का, चाहे बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, एमटीएस हो, इस सारे एग्जाम की तैयारी पर्पस हम लेकर के आए हुए। तो आज जो हम आपको पढ़ाएंगे, खास कर बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं। तो बायोलॉजी पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम केमिस्ट्री भी चलेंगे थोड़ा, और फिजिक्स भी। यह जो है मुख्य रूप से पढ़ाने का उद्देश्य है बायोलॉजी। पहले हम लोग कुछ बात जान लेते हैं। शारीरिक स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ने में भी मन लगेगा, इसलिए टॉपिक हमने चुना है आपका जैव विकास एवं जैव विकास का प्रमाण। मतलब जीव जंतु का कैसे विकास हुआ और उसका क्या प्रमाण मिला। सबसे अगर पहला बात कहा जाए तो जैव विकास जो है धीमी गति से, कैसा जैव विकास क्या करता है, धीमी गति से विकसित होता है। क्या होता है, जैव विकास धीमी गति से विकसित होता है, और इसका धीमी गति से होने का जो है नियम कहा जाए तो क्रमिक परिवर्तन है। तो इसको कह सकते हैं जैव विकास धीमी गति से क्या होता है, तो क्रमिक परिवर्तन होता है। एक बाय स्टेप, क्रम बाय क्रम इसका क्या होता है, विस्तार और विकास होता है, एक बार में नहीं हो पाता है। जैव विकास का सिद्धांत जो है अगर कहा जाए तो इसके परमाणु के आधार पर दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, जैव विकास का सिद्धांत इसके परमाणु के आधार पर। कैसे, जैव विकास का अगर कहा जाए तो क्या क्या जैव विकास का जो सिद्धांत होता है, मॉडल सिद्धांत कैसे दिया जाता है, तो उसके सिद्धांत जो है प्रमाण के आधार पर। कैसे, प्रमाण के उपलब्धता के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर दिया जाता है। तो बताइए जैव विकास का जो है प्रमाण कैसे होता है, तो जैव विकास का प्रमाण उसके उपलब्धता के आधार पर दिया जाता है। बिना साक्ष्य के काम करना कठिन होगा, इसलिए पहले क्या किया जाता है कि जैव विविधता का साक्ष्य इकट्ठा किया जाता है, और साक्ष्य जब इकट्ठा होता है तो इसका फिर प्रमाण भी जारी कर दिया जाता है। और इसमें होता क्या है कि उपलब्धता के कारण सभी वैज्ञानिक इसमें क्या करते हैं, सहमत है कि नहीं है। हर वैज्ञानिक का अलग थॉट होता है, अलग विचार व्यक्त करते हैं, सबों की अलग मानसिकता मनोवृत्ति देखी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर कहा जाए तो इसमें यह भी होता है कि यह वैज्ञानिक जो है सहमत है कि नहीं है, यह देखने को मिलता है। यह सतत प्रक्रिया चलते रहता है। कैसा, तो यह सतत प्रक्रिया चलते रहता है, और जो आज के क्रमिक रूप से चालू है। प्रमाण अगर देखा जाए तो प्रमाणित को साबित करने के लिए कई सारे चीजों को देखना पड़ता है। और पहला अगर कहा जाए तो आता है वर्गीकरण से जैव विकास का प्रमाण। पहला क्या आता है, वर्गीकरण से जैव विकास का प्रमाण। तो क्या आता है, पहला जैव विकास क्या आता है, जैव विकास के प्रमाण।
तो आखिर कैसे ये संभव हो पाया जैव विकास का प्रमाण? इसके लिए वैज्ञानिकों ने जो है क्या क्या समान संरचना और समान आकार वाले जीवों को एक साइड में किया, समान आकार और समान आकार वाले जीवों को एक किया। और जैसे में मछली या क्या है, पीसीज है यानी कि पानी में, तो मछली को क्या किया गया, मछली को पीसीज में रखा गया। क्या किया गया, मछली को पीसीज में, क्या पीसीज में, तो मछली को पीसीज में रखा गया यानी कि जल में यह रहने वाले जीव है। इसी में मेढक को एम्फीबिया में मेढक को क्या कहा गया, तो दूसरा कहा जाए तो मेढक एम्फीबिया, क्या एम्फोबिया, मेढक को क्या कहा गया, एम्फोबिया कहा गया। इसी तरह से कुछ स्तन वाले भी आते हैं, यानी कि मेढक को एम्फीबिया कहने का मतलब है मेढक में यह जो है जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। यह अपने आप जो है बैलेंस बना लेता है कि हमें कितना तापमान सहन करे कितना नहीं करे। यह मौसम पर डिपेंड करता है, उनकी संरचना। देखे होंगे आप लोग कि जब बारिश होता है तो मेढक निकल के चारों तरफ पानी में आवाजें लगाने लगते हैं, और जब बारिश का पानी सूख जाता है तो मेढक कहां चला जाता है, अर्थात वह जमीन के अंदर छिपा हुआ रहता है। और कुछ है रेंगने वाले, जिसको रेस्टेलिया कहा गया, यानी रेंगने वाले को क्या कहा गया, रेंगने वाले को रेस्टेलिया कहा गया। क्या कहा, रेस्टेलिया कहा गया। जो रेंगने वाले जीव है उसको रेस्टेलिया कहा गया। रेस्टेलिया वर्ग में जो रखा गया, इसमें रेंगने वाले में आ गया कि इसको पैर नहीं ना ही पंख है। जैसे सांप है, सांप रेंगता है, क्या करता है, सांप रेंगता है। और कुछ को रखा गया उड़ने वाले पक्षियों में, जिसको एबीज वर्ग में रखा गया। क्या रखा गया, उड़ने वाले को एबीज कहा गया, उड़ने वाले को एबीज कहा गया। क्या है, क्या एबीज, क्या कहा गया, उड़ने वाले को एबीज वर्ग में रखा गया। अंत में आता है स्तनधारी या स्तनपाई, स्तनपाई ही लिखते हैं, यानी जिसमें स्तन पाया जाता है, अर्थात वह अंडे और बच्चे दे। तो ध्यान यह रखना है कि जो अंडे देते हैं वह बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं, अर्थात उसमें स्तन नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ अपवाद में अलग है, और जो रेंगने वाले हैं उसका कान अक्सर अंदर होता है। जो स्तनधारी जीव है, स्तनधारी जीव में बच्चों को जन्म देने के बाद वह अपना स्तनपान करा सके। जैसे मानव, जानवर, यह क्या करते हैं, तो अपने बच्चों को स्तनपान कराने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इसमें इस प्रकार की बातें पाई जाती है। और अपने बच्चों को भरण पोषण के लिए स्तन का मदद उसको लेना पड़ता है। मनुष्य के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी, बैल, इस सारे जीव में यह गुण देखने को मिलता है। इसलिए इसको कहा गया कि ये जो जीव है ये स्तनधारी जीव में रखा गया। इसके साथ साथ जो एम्फीबिया हम बताए, एम्फीबिया को उभयचर भी कहा जाता है। एम्फीबिया यानी उभयचर, यानी उभयचर में हो गया जल थल दोनों का कड़ी चलता है। क्या चलता है, जल का भी और थल का भी। तो उभयचर में हो गया, रेंगने समझ गए, एम्फीबिया भी समझ गए, स्तन वाला भी समझ ही गए। तो स्तनधारी को जो है रखा गया मेमेलिया वर्ग में। तो क्या बता रहे थे, स्तनधारी को कहां रखा गया, तो स्तनधारी को
मेमेलिया वर्ग में, क्या मेमेलिया वर्ग में रखा गया है। सबसे देखिए मछली यानी पानी में रहता है, इसको पीसी जीव कहा गया। मेढक को एम्फीबिया यानी उभयचर, जल और थल दोनों में। रेंगने वाले को एवेंज कहा गया, रेंगने वाले को क्या कहा है, एवेंज कहते हैं। रेस्टेलिया कहा गया, रेंगने वाले को रेस्टेलिया को, इसको मेमेलिया वर्ग में रखा गया। अलग अलग भाग में इसको बांट दिया, कौन जीव को किस हिस्सा में रखना है। दूसरा आता है तुलनात्मक के आधार पर शारीरिक संरचना। दूसरा क्या आता है, तुलनात्मक आधार में शारीरिक संरचना। ध्यान रखना है आपको दूसरा पॉइंट, तुलनात्मक क्या कहता है, तुलनात्मक यानी शरीर, तुलनात्मक शरीर रचना का प्रमाण। सब जीव का शरीर अलग हिसाब से है, तुलना किया गया, कंपैरिजन किया गया। यानी कि जैसे व्हेल मछली और चमगादड़, कुत्ता और मनुष्य, ये सब स्तनधारी है। व्हेल मछली है, पानी में रहता है, वो अपना बच्चों को दूध पिलाता है। तो मनुष्य से उसका कुछ गुण मिला कि दूध पिलाता है, व्हेल मछली दूध पिलाता है, मनुष्य दूध पिलाता है। चमगादड़ ये भी उड़ने वाले हैं, लेकिन कुछ लक्षण इसमें मनुष्य जैसा दिखता है। अब आता है समजात अंग वाले, एक जैसा अंग, तो इसको फिर अलग हिसाब किताब के कैटेगरी में रखा गया। तो क्या आता है, आप एक समजात वर्ग, क्या आता है, तो एक आता है आपका समजात वर्ग, क्या आता है, तीसरा में आपको ध्यान रखना है समजात वर्ग, यानी कि एक जैसा शरीर का बनावट दिखने में हो और अलग काम न करे। तो समजात में होता है कि उसका ऐसा अंग हो, चाहे वह अंग आंतरिक संरचना समान हो, लेकिन उसके जो है बाहर की संरचना एवं उसका कार्य अलग अलग होता है। अंदर की संरचना एक होता है और बाहर की संरचना अलग होता है, तो उसका कार्य भी जो है अलग अलग होता है। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं इसको समजात अंगी भी कहते हैं, समजात अंग वाले जीव कहते हैं। जैसे व्हेल के अग्रपाद, जो व्हेल मछली का अगला वाला ऐसा, यानी तैरने में हो गया इसका। दूसरा में चमगादड़ और इसके साथ साथ और पक्षी अग्रपात यानी उड़ता है, कुत्ते को अग्रपात चलने में, मनुष्य के अग्रपात यानी आगे चलने में, यानी आगे बढ़ने में, ये सारा चीज उसको मिलता है, और वस्तुओं को पकड़ने में। तो ये हो गया समजात में क्या पाया जाता है कि शारीरिक, शरीर में या शारीरिक कहिए कोई दिक्कत नहीं है, बाह्य या अंदर कोई एक समान होगा, कोई एक समान, बाकी भिन्न, क्या होगा, बाकी भिन्न होगा। तो बाकी जो भिन्न होगा उसका कार्यशैली भी अलग है, भिन्न होगा। यही कारण है कि, यही कारण से क्या करता है, बाकी यही कारण से यह क्या करता है, इसका कार्य शैली भी अलग होते जाता है, होती है। क्या होती है, कार्यशैली भी इसका अलग होता है। तो कार्यशैली को ठीक ठाक करना पड़ता है पहले, तो कार्यशैली को भी ध्यान में हमें रखना पड़ेगा, तभी जाकर के संभव हो पाया। तो समजात वर्ग तक हम चर्चा किए हैं, इसका और भी चलेगा, लगातार अब क्लास चलेगा आपको बायोलॉजी का। फिर हम बताएंगे आपको कि समवृत्तीय अंग बताएंगे, अवशोषी अंग बताएंगे, इस सारा अंग बताएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, कि उम्मीद करते हैं आप लोग कि क्लास में कंटिन्यू अब जुड़े रहिएगा। हम हर दिन अब आपको एपिसोड में लेकर के आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।